बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण की पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ और व्याकरण की पुनरावृत्ति के पहले पाठ में मैंने आपको भाषा लिपि बताई थी और लिपि किसे कहते हैं यहाँ तक मैंने आपको बताया था। भाषा के कितने रूप होते हैं वो बताया। भाषा और बोली का क्या अंतर है और फिर मैं आपको लिपि और व्याकरण आज बताती हूँ। जिसके जैसे किसी भी भाषा का यदि हमें अक्षर सीखना है तो हमें उस भाषा की लिपि का ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें लिपि का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लिखित भाषा नहीं सीख सकते। लिपि का ज्ञान इसीलिए आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि लिपि क्या है। तो लिपि का मतलब होता है मौखिक ध्वनियों के लिए एक लिखित मौखिक ध्वनियों को एक लिखित रूप प्रदान करने के लिए हमें एक चिन्ह की आवश्यकता होती है जिसे हम लिपि कहते हैं। तो इसी को हम लिपि मानते हैं। तो मैं आज लिपि और व्याकरण आपको पढ़ाऊंगी। तो पहले मैं लिपि पढ़ाती हूँ, तो आप भी नोट करिए। सबसे पहले लिपि क्या है? तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित रूप से प्रदान करने के लिए एक चिन्ह की आवश्यकता होती है जिसे हम लिपि कहते हैं। यदि हमने कहा कमल तो हमें पता होना चाहिए कि क कैसे बनेगा, म कैसे बनेगा, ल कैसे बनेगा। तो प्रारंभिक स्थिति में जब बच्चा बहुत छोटा होता है और मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करना होता है तो सबसे पहले उसे वर्ण सिखाए जाते हैं। इन वर्णों को जो सिखाया जाता है, यही वर्ण जो होते हैं वास्तव में लिपि होती है। लिखने की जो कला कह सकते हैं या चिन्ह कह सकते हैं वो होता है। तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो मैं इसकी पहले परिभाषा लिख देती हूँ, फिर आपको बता देती हूँ कि मौखिक ध्वनियों मैं पहले लिखती हूँ कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। वास्तव में कहा जाए तो लेखन चिन्ह, मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में आपको बता देती हूँ। लेखन चिन्ह जो होता है वही लिपि है। लेखन चिन्ह को हम लिपि कहते हैं, ये मान के चलिए। लेखन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं, ये दिमाग में रखिए। उसी तरह हिंदी की, संस्कृत की, नेपाली की, मराठी की, सबकी जो लिपियां होती हैं अलग अलग होती हैं। तो मैं हिंदी की, संस्कृत की, नेपाली की और मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसको आप कहीं लिख लीजिए। हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी, इतनी की जो लिपि होती है इसकी लिपि देवनागरी है। इसीलिए हिंदी और संस्कृत जो होती है मिलती जुलती सी होती है। हिंदी का जन्म ही संस्कृत से हुआ है और उर्दू की लिपि फारसी होती है। उर्दू की लिपि जो है वो फारसी है। अंग्रेजी की रोमन, अंग्रेजी की लिपि है
रोमन, पंजाबी की गुरमुखी, पंजाबी की लिपि गुरमुखी। ये मैं आपको बिल्कुल हाईलाइट चीजें बता रही हूं जिसको कि आपको याद होना चाहिए। तो हिंदी और संस्कृत आप जान के चलिए, मेरा मराठी और नेपाली नहीं भी जानते हैं तो हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी है। इस बात को आप ध्यान में लेके चलिए तो अच्छे से आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। मैंने कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है आपके हिसाब से। तो देखिए, मुझे लग रहा है आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। अब अच्छे से आप लिख सकते हैं तो उतार लीजिए इसको। अब आपको मैंने ये बता दिया कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी लिपि सीखना सबसे आवश्यक है। तो लिपि सीखेंगे तभी आप उस भाषा का ज्ञान सीख सकते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि जब कभी भी मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करना हो तो उस भाषा की लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा है कि लेखन चिन्ह जो हैं वही लिपि कहलाते हैं। लेखन चिन्हों का मतलब ही होता है लिपि। तो आप इसको ध्यान में चलिए कि लेखन चिन्ह का तात्पर्य है लिपि। और वो मैंने बता ही दिया कि आपको कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। अब इतना जानने के बाद आपको वास्तव में व्याकरण जानने की आवश्यकता होती है कि व्याकरण में क्या क्या चीजें होती हैं। पहले आप किसी भाषा को जानने के लिए उसके मौखिक रूप, जो उसका मूल रूप होता है, उसे जानिए। फिर उसके बाद आपको उसका लिखित रूप जानना है तो उसकी लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रहेंगी तो आप अच्छे से जान सकते हैं। तो मैं इसको रब करती हूँ। अब मैं इसको मिटा करके इस पे लिखती हूँ व्याकरण। हेडिंग डाल देती हूँ व्याकरण। व्याकरण वैसे भी डला हुआ है। तो अब किसी भी भाषा को भली प्रकार जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। तो हर भाषा के एक नियम होते हैं, निश्चित नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार ही भाषा चलती है। उन नियमों के अनुसार ही भाषा चलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्याकरण जानने के लिए भाषा के इन नियमों के संग्रह को हम व्याकरण कहते हैं। और कोई भी भाषा व्याकरण पर आधारित होती है। यानी हम भाषा के नियमों को जानते हैं। व्याकरण जानने से हम शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना जानते हैं। भाषा का शुद्ध रूप जो होता है वही व्याकरण में आता है। ऐसे हम बोलचाल में कुछ भी बोले, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो भाषा की शुद्धता पर, अगर भाषा की शुद्धता ही नहीं है तो हम उस भाषा का सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ये मानकर चलना चाहिए। तो इसीलिए भाषा का व्याकरण जानना आवश्यक है। व्याकरण से हम उसके सारे नियम जानते हैं, उसकी उत्पत्ति, उसका बोलना, उसका लिखना, सब चीज का ज्ञान हमें होता है। तो इसी प्रकार भाषा के भी नियम होते हैं और निश्चित और सर्वमान्य रूप से इसका प्रयोग होता है। भाषा के इन नियमों के संग्रह को हम व्याकरण कहते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए मैं यहाँ व्याकरण लिख देती हूँ। भाषा के व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं।
तो बोलना सीखते हैं, साथ ही साथ लिखना सीखते हैं, और इन नियमों के संग्रह को हम व्याकरण कहते हैं। भाषा के इन नियमों के नियमों के संग्रह को हम व्याकरण कहते हैं। तो यानी व्याकरण का मतलब होता है कि हम किसी भी भाषा को एक निश्चित नियम पर ही चलाते हैं, नियम से बोलते हैं, नियम से लिखते हैं, और इसका सही ज्ञान ही व्याकरण है। शुद्ध लिखना सीखें, शुद्ध बोलना सीखें, वो इसका व्याकरण है। तो नियमों के संग्रह को हम व्याकरण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम व्याकरण में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, मैं उसको आपको बताती हूँ। तो अध्ययन की सुविधा के लिए व्याकरण के 3 भाग होते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए व्याकरण के 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ये 3 भाग क्या है? सबसे पहले वर्ण आता है, फिर शब्द आता है, फिर वाक्य आता है। कहने का तात्पर्य, जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है और उसे कोई भाषा नहीं आती, और ऐसी स्थिति में उसे सिर्फ मूल ध्वनियां पहले मुंह से निकलती हैं, और ध्वनि धीरे धीरे वर्णों में परिवर्तित होती है, और वर्णों के साथ जब वर्णों का मेल करना आता है तब वो शब्दों में परिवर्तित होती है। तो सबसे पहले हम मूल ध्वनि भी कहाँ से शुरू होती है? ध्वनि से। बच्चा जन्म लेता है जब तो वर्ण नहीं होता उसके पास क्या होती है? ध्वनि। वो रोता है, मुंह से आवाजें निकालता है, और मुंह से आवाजें निकालते निकालते जब वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के आसपास जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसके मुंह से उन आवाजों में परिवर्तन आता है, और वो आवाजें कैसी हो जाती हैं? वर्णों में परिवर्तित होने लगती हैं। तो विभिन्न प्रकार की आवाजें उनके मुंह से निकलने लगती हैं, और फिर धीरे धीरे वर्णों का जन्म होता है। सबसे पहले स्वर जन्म लेते हैं, फिर आपके व्यंजन जन्म लेंगे। तो स्वर जन्म लेने की जब बात आती है, तो पहले बच्चा जब रोता है या हंसता है या बोलता है तो आ की आवाज से ही निकलता है, और इस आ की आवाज से सबसे पहले स्वरों का जन्म हो जाता है, और ये स्वर बाद में वर्णों में परिवर्तित होते होते पहले स्वर बन जाते हैं, फिर व्यंजन आने लगते हैं। फिर उसी तरह जब शब्द में वर्ण परिवर्तित होना रहता है, तो स्वर जब शब्द में परिवर्तित होने जा रहा, तो पहले समान स्वर मिलते हैं, फिर सरल स्वर और व्यंजन मिलते हैं। सरल स्वर मिलते हैं, फिर सरल व्यंजन मिलते हैं, तब जाके स्वर और व्यंजन मिलते हैं, तब जाके दूसरे शब्द मिलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ध्वनि जो रहती है सबसे पहले वर्णों में परिवर्तित होती है, फिर वर्ण शब्दों में जाता है, फिर शब्द जो रहता है वाक्यों में चला जाता है। फिर जब वर्ण जन्म लेता है तो सबसे पहले इसमें समान स्वर होते हैं, और फिर इसी में आते हैं समान व्यंजन आते हैं। तो समान व्यंजन आते हैं तो इसमें उसके बाद स्वर और व्यंजन आता है, फिर स्वर प्लस व्यंजन। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर हमारा शब्द बनने लगता है, और फिर बिना व्याकरण के नियम के ही हम शब्दों से वाक्य बनाने लगते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे व्याकरण का नियम तो पता होता नहीं,
फिर वो क्या करता है, न कोई परसर्ग चिन्ह लगाता है, न कोई कारक चिन्ह लगाता है, न उसे लिंग का ज्ञान है, न उसे वचन का ज्ञान है। बस वो अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए शब्दों को एक स्थान पर रखकर व्यक्त करने की कोशिश करता है। और ऐसी स्थिति में व्याकरण के नियम नहीं होते हैं, सिर्फ उनके स्वर निकलते हैं, भावाभिव्यक्ति होती है। तो माँ खाना, माँ खाना, माँ खाना, दो की जगह माँ खाना हो जाएगा, तो हो गया शब्द। फिर हम फल, अब इतना बोला बच्चे ने तो उस बच्चे को फल चाहिए। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी चीजों का ज्ञान बढ़ता है, व्याकरण के नियम बढ़ते हैं। वास्तव में ये व्याकरण के नियम, जब बच्चा मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने लगता है तब उसे वास्तव में वर्ण ज्ञान दिया जाता है। वर्ण से शब्द ज्ञान होते हैं और शब्द से फिर वाक्य का ज्ञान दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अध्ययन की सुविधा के लिए व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो इसके आधार पर हम व्याकरण को 3 भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं वर्ण विचार, पहले को कहते हैं वर्ण विचार, दूसरे को कहते हैं शब्द विचार और तीसरे को कहते हैं वाक्य विचार। अब आप जितना भी व्याकरण पढ़ते हैं इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द वो घूमता रहता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सबसे पहले हम वर्ण सीखेंगे, तब इस पर आएंगे, फिर इस पर आएंगे। तो इतनी बात मैंने आपको बता दी। ये व्याकरण के तहत आने वाली चीजें हैं और व्याकरण के तहत आती हुई चीजें जो हैं आपको ये ज्ञान मिल गया कि क्या क्या चीजें इसमें हम सीखते हैं। तो इसके साथ मैं अब आपको सिखाऊंगी वर्ण। वर्ण की परिभाषा, वर्ण किसे कहते हैं, तो मैं वर्ण पर आती हूँ। इसको मैं रब करूंगी, वर्ण विचार जो इसका पहला ये टॉपिक है आपका, ये मैं अब आपको व्याकरण में ऊपर सिखाती हूँ। तो मैं इसको रब करनी हूँ क्योंकि ये पुनरावृत्ति सेशन है, आपको लिखने के लिए कम। यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है तो आप उन चीजों को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, कभी भी आपको जरूरत हो तो आप देख सकते हैं। अब मैं व्याकरण में आती हूं इस पर, वर्ण पर। तो वर्ण आ गया सबसे पहले, वर्ण विचार। ये आपका भाषा की बात का पहला टॉपिक है, वर्ण विचार क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ण वास्तव में वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है जिनके और खंड न किए जा सकें, और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं। अर्थात हम किसी भी भाषा को जब सीखते हैं तो उस भाषा को सीखने के पहले हम उस भाषा के वर्णों को सीखते हैं। जब हमको वर्ण स्पष्ट हो जाते हैं तब हम जाकर के उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं कि कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, कौन सी ध्वनि चिन्ह है, कौन सा लिपि चिन्ह है वगैरह। तो सबसे पहले मैं वर्ण की बात करूं तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक भाषा को जब लिखित रूप प्रदान करना होता है तब हमें उस भाषा के वर्ण की जानकारी होना आवश्यक है। तो मैं यहाँ तक आपको इसके पहले के हिस्से में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं इसके आगे वर्ण विचार पे आ जाती हूँ। तो मैं परिभाषा लिख देती हूँ कि वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं, वे ध्वनि चिन्ह हैं, वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और खंड वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके
और खंड नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं। तो वर्ण वे ध्वनि चिन्ह है जिनके और खंड नहीं किए जा सकते, और वर्णों का प्रयोग ध्वनि चिन्हों और लिपि चिन्हों, वर्णों का प्रयोग ध्वनि चिन्हों और लिपि चिन्हों के लिए किया जाता है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो ये हो गई बात आपकी कि वर्ण किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई के रूप में हम यहाँ पर वर्णों को जानते हैं। तो हम ये आपको बता दिए। और किसी भी मौखिक भाषा को अगर लिखित रूप प्रदान करना है तो उस भाषा का वर्ण आपको पता होना चाहिए। तो अब वर्ण जानना है तो आपको वर्णमाला भी जानना पड़ेगा, क्योंकि वर्णों का एक क्रम नहीं जानेंगे तो कोई भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। अगर हम किसी भी भाषा को मौखिक रूप को लिखित रूप प्रदान करना चाहते हैं या किसी भी भाषा को वास्तव में पढ़ना और लिखना दोनों सीखना चाहते हैं तो हमें उस भाषा की वर्णमाला का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने आपको वर्ण किसे कहा जाता है वो सबसे पहले बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद अब इनका भी एक क्रम होता है। इनका क्रम क्या होता है कि एक निश्चित क्रम में ही ये लिखे जाते हैं, जिन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि हम भाषा को जहां तहां से जैसे सीख नहीं सकते। अगर हमें किसी भाषा का सुचारू रूप से पूरा ज्ञान चाहिए तो हमें उस भाषा का वास्तव में उसकी वर्णमाला का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो प्रश्न आता है वर्णमाला क्या है। वर्णमाला, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि वर्ण और माला दो शब्द इसमें जुड़े हैं, यानी कि जो क्रम से, जैसे किसी चीज की हम माला बनाते हैं तो एक क्रम से हम मोती उसमें पिरोते हैं और सब मिलता है तब एक माला के रूप में बन जाता है। लेकिन अगर हम सोचें दो मोती यहाँ, दो मोती यहाँ, दो मोती यहाँ, दो मोती यहाँ रखा है तो ये माला नहीं बन सकती। यानी कि अगर हमको किसी भाषा का सही ज्ञान सीखना है तो उसकी वर्णमाला को हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। इसमें तमाम पुस्तकों में तमाम तरह की चीजें लिखी हुई हैं, वास्तव में कितने अक्षर होते हैं वर्णमाला में। तो वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान जानने के लिए हमें उसके बाकी भेद भी जानना होगा, तब हम पूरे वर्णों का अक्षर गिन पाएंगे। यानी हमें वर्णों के भेद को जानना होगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्णमाला का मतलब हो गया कि हम उसके
व्यवस्थित समूह को जानते हैं तो सबसे पहले वर्णमाला लिखने के पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ण के दो भेद होते हैं। मैं ऊपर लिखती हूँ, नहीं तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इतना आपने जान लिया। तो मैं ऊपर के हिस्से को रब कर रही हूं। ठीक है। तो वर्ण के भेद की बात अगर करें, वर्ण के भेद यानी वर्णमाला जानने के साथ साथ आपको वर्ण के भेद भी जानने पड़ेंगे, क्योंकि वर्णमाला की संख्या तो आप वर्णों में कितनी संख्या होती है ये तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको वास्तव में वर्ण के भेद पता हो, तभी आप उसके अक्षर बता पाएंगे। तो वर्णों के कितने भेद हो गए? तो दो भेद हो गए। पहले को हम कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। अब देखिए, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तब हमारे बनेगा क्या? वर्णों की संख्या। अगर हमसे कोई वर्णों की संख्या पूछेगा तो हम सिर्फ न तो स्वर की संख्या न तो व्यंजन की, हम इन दोनों को मिला के वर्णों की संख्या निकालते हैं। ये हुआ। तो किसी भी वर्ण को जानने के लिए, उसकी संख्या का सही ज्ञान जानने के लिए उसके सारे भेदों को भी जानना हमारे लिए आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम स्वर जानेंगे, व्यंजन जानेंगे और उसी के साथ ये मानेंगे कि वर्णों की इतनी संख्या है। ऐसे मूल रूप से देखा जाए तो माना जाता है कि 11 स्वर होते हैं प्लस 33 व्यंजन होते हैं, तो कुल संख्या जो होती है वो 44 की हो जाती है। अब अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग संख्या दी गई रहती है। कहीं उसे 48 लिखा रहता है, कहीं उसे 44 लिखा होता है। तो ये माना जाता है कि 11 स्वर होते हैं। कुछ लोग किसी किसी किताब में अनुस्वार, विसर्ग और को भी जोड़ लिया जाता है, दो अलग। तो ऐसे ऐसे संख्या बढ़ जाती है, लेकिन वास्तव में मूल रूप से देखा जाए तो स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की 33 और कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। ये आपको ज्ञान होना चाहिए। तो मैं आपको एक तरीके से कहिए तो स्वर और व्यंजन पे आ जाती हूँ कि आज मैं स्वर और व्यंजन ही आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने बताया। उसके 11 स्वरों की जो संख्या है वो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। सबसे पहले स्वर का ज्ञान आपको होना चाहिए कि स्वर कितने होने चाहिए। तो स्वर टोटल 11 है, तो आप इसको अच्छे से जानिए। अ, आ, ई, ओ, फिर इसके बाद री आता है जो प्रायः बच्चे छोड़ देते हैं। उसके बाद ए, ऐ, ओ, आओ, ये आपका हो गया। अब इसको आप गिन के देख लीजिए कि ये बराबर कितने हो रहे हैं। 11। अ, आ, ई, ओ, री, ए, ऐ, ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके स्वर हो गए। अब उसके बाद आता है प्रश्न कि अन और अहा। अन और अहा इनको हम स्वर में नहीं लेते हैं। अन जो होता है अनुस्वार होता है, अहा जो होता है विसर्ग होता है। ये जो अन लिखते हैं हम, ये जो होता है ये अनुस्वार होता है। अनुस्वार का मतलब हम जहां कहीं बिंदी की आवश्यकता होती है, जहां कहीं, तो सारे पंचम वर्ण, जितने भी पंचम वर्ण होते हैं, यानी कवर्ग का पंचम वर्ण, खवर का, सारे पंचम वर्ण जो होते हैं वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे चंदन, कंपन शब्द आते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं? अनुस्वार लगाकर ही सीखते हैं। तो आपको ये अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि अन और आहा में 11 स्वर के बाद अन जो है अनुस्वार होता है और आहा जो होता है वो विसर्ग में आता है। ये विसर्ग है। तो इन दोनों को हम स्वर की संख्या से अलग कर देते हैं। इसलिए मानते हैं कि जो स्वर की संख्या है वो 11 है टोटल यहाँ पर,
तो हम इसको स्वर 11 मानते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कुल कितनी है, तो आप उसे 11 लिखेंगे, और अगर लिखकर दिखाना हो तो आप सिर्फ इतने तक लिखेंगे। क्लास 6 के बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि स्वर की कितनी संख्या और स्वर कौन कौन से हैं, तभी वास्तव में आपको सही रूप से स्वर का ज्ञान होगा। अन और हा को हम अनुस्वार और विसर्ग में जोड़ते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कुल मिला के वर्ण के भेद बता दिए, उनकी संख्या बता दी, और उनकी संख्या बताने के साथ साथ कि मैंने आपको ये बता दिया 2 भेद होते हैं और कैसे वर्णों की संख्या निकाली जाती है। तो स्वर की संख्या प्लस व्यंजन की संख्या कुल वर्णों की संख्या। फिर स्वर क्या होते हैं, वो 11 होते हैं। अब मैं इसके बाद जब इस पर आऊंगी वर्ण के भेद पे, तो स्वर की परिभाषा, उनकी पहचान, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ये सब कराऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो इस यहाँ तक की चीजों को आप तब तक दोहरा लीजिए। मैंने आपको आज वर्णमाला तक समझा दिया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और उसके भेद, उसकी संख्या बता दी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।